हेलो। हेलो। हाँ जी, वॉइस आ रही है। हाँ जी सर, हो गए, नमस्ते सर। कैन यू स्टार्ट? जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं गुजरात के जिला नवसारी का वतनी हूँ। मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर नवसारी कृषि विश्वविद्यालय से सन 2021 में प्राप्त की है। फिलहाल मैं गुजरात सरकार के ग्राम सेवक पद पर कृषि विभाग गांव अड़दा तहसील नवसारी जिला नवसारी में अपनी पिछले 1.5 साल से सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। मेरी रुचि सिनेमा देखना है। क्या आपने बताया ग्राम सेवक, देन ये में क्यों आना चाहते हैं आप? जी सर, क्योंकि अभी मैं जो ग्राम सेवक के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ सर, इसमें जो मैं 2 या 3 वे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ फार्मर्स को। अगर मुझे एचडीएफ जॉब करने का मौका मिलता है तो मैं लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ फार्मर कम्युनिटी को सर्व कर पाऊंगा, और दूसरा रीजन ये है कि सर मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ भी इसमें काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो 2 रीजन है सर। बेसिक काम क्या होता है ग्राम सेवक का? हाँ जी, जो सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है गुजरात का, उनकी जो नई नई जो इनिशिएटिव होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती है, उनका एक्सटेंशन करना है फार्मर तक। जो फार्मर की जो प्रॉब्लम होती है वो फील्ड लेवल पे जाके उनको उनको सुनना है। अगर उनको ट्राई करने का, उनको सॉल्व करने के ट्राई करना है। अगर वो आपसे सॉल्व ना हो पाए तो उनको उनका जो फीडबैक है वो आप एक्सटेंशन ऑफिसर के जरिए आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकते हो, और आर एंड डी के लिए आप उनको फीडबैक दे सकते हो, और क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो गए वगैरह। व्हाट इज द फर्स्ट प्रमोशन ऑफ ग्राम सेवक? एक्सटेंशन ऑफिसर। गुजरात में टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट है? गुजरात में टोटल सर 24 डिस्ट्रिक्ट है सर। एंड नवसारी के बारे में कुछ स्पेशल चीज बताइए, किस चीज के लिए फेमस? नवसारी सर एक तो हिस्टोरिकली फेमस है काफी, क्योंकि गांधी जी ने अहमदाबाद साबरमती जो आश्रम है वहां से लेके जो नवसारी में जो दांडी बीच है वहां तक 1930 में सॉल्ट एजुकेशन के लिए दांडी मार्च की थी। और जो ब्रिटिश रूल था उन्होंने काफी ज्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया था सॉल्ट पे, क्योंकि जो सॉल्ट एक बड़ी नेसेसिटी चीज है, तो गांधी जी ने विद्रोह कर दिया था उनके खिलाफ 1930 में। गुजरात से आपकी एक फेमस वैरायटी आती है मैंगो की, उसका नाम बताइए। जी सर, सोनपरी हो गई, नीलेश्वरी हो गई, और केसर। केसर किसके लिए फेमस केसर सर एक तो प्रोसेसिंग के लिए फेमस है, और उनका जो जो पल्प होता है वो काफी ज्यादा स्वीट होता है, और जो टेक्सचर होता है वो भी अच्छा होता है, और जो साइज होती है वो मीडियम होती है, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होती और छोटी भी नहीं होती, तो एक्सपोर्ट पर्पज के लिए भी काफी ज्यादा फेमस, और मेन तो प्रोसेसिंग के लिए सर। है? एज ए ग्राम सेवक आपको क्या लगा फार्मर्स के साथ जो मेन इश्यू है गुजरात के अंदर, वो किस चीज को लेकर? सर जो फार्मर के साथ जो मेन इशू है वो तो सर जो एक्सटेंशन टेक्नोलॉजीज होती है सर, वो पहुंचती तो है फार्मर तक, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचती, लेकिन जो पहुंचनी चाहिए वो तब नहीं पहुंचती। जैसे कि हम एनएफएसएम पल्स, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, उसके अंतर्गत हम फार्मर को पल्स के जो मतलब सीड होते हैं वो पहुंचाते हैं। तो वो जब सोविंग हो जाती है ना, तब ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि आपको ये पहुंचाना है। तो एक टाइमिंग का भी इश्यू है, और दूसरा इश्यू है कि जो मेजर जो स्कीमें आ रही है वो जो स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स के लिए नहीं आ रही है, वो जो बड़े बड़े फार्मर्स हुए उनके लिए आ रही है। तो ये दो मेजर समस्या है, मतलब एक्सटेंशन के नजरिए से तो। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जी सर, उनका सोल्यूशन तो यही हो सकता है कि आप एक तो क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं एज अ पॉलिसी लेवल पे, और आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी जो कि स्कीम है, काफी जो स्मॉल फार्मर मार्जिनल फार्मर होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं ज्यादातर। उनको वो ज्यादातर जो रबी कृषि महोत्सव होते हैं उसमें भी नहीं जाते, उनका एक्सेस नहीं होता उतना, तो आप उनको एजुकेट कर सकते हो, जितनी भी स्कीम अवेलेबल है फिलहाल तो आप उन्हीं पे एजुकेट कर सकते हो, उन तक पहुंचा सकते हो ग्राम से। पीएम किसान स्कीम के बारे में बताइए। जो पीएम किसान सम्मान निधि है सर, 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसके अंतर्गत पहले तो उन लोगों ने स्मॉल और जो मार्जिनल और स्मॉल स्मॉल फार्मर है उन्हीं के लिए लॉन्च किया था, और बाद में उन्होंने जो ये दायरा था सारे फार्मर के लिए एलिजिबल कर दिया था। लेकिन जो इनकम टैक्स पेयर हो गए और जो उनके पास सरकारी नौकरी है, ये वो सारे फार्मर एग्जम्प्टेड थे उसमें से। बाकी सारे फार्मर को हर साल 6,000 रुपया मिलता है पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट। अभी तक 11.5 करोड़ फार्मर्स एनरोल हो चुके हैं इस योजना के अंतर्गत।
गुजरात पर कैपिटा इनकम में कौन से नंबर पे आता है? जी सर। पर कैपिटा इनकम में गुजरात की कौन सी रैंक है? जी, जी पर कैपिटा इनकम इनकम में आई थिंक मुझे उतना ज्यादा परफेक्ट तो मुझे मालूम नहीं है सर, लेकिन आई थिंक दूसरे या तीसरे पायदान पे है। आई थिंक फर्स्ट महाराष्ट्र आता है सर। महाराष्ट्र है शायद। कि गुजरात में बिजनेस कम्युनिटी ज्यादा है, तो आपने नहीं सोचा हॉर्टिकल्चर के अंदर कोई अच्छा बिजनेस करने? हाँ जी सर, गुजरात में बिजनेस का काफी चलन है, लेकिन हॉर्टिकल्चर में बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज काफी है, लेकिन उसके लिए कैपिटल लगता है और मेरे पास उतना कैपिटल है नहीं। और मैं जिस तरह का पर्सन हूँ, मैं मतलब मैं स्टडी रिलेटेड पर्सन ज्यादा हूँ, और तो मैं मतलब बिजनेस में मेरा उतना अप्रोच नहीं है, तो मैंने नहीं किया है सर। गुजरात में हॉर्टिकल्चर का सिनेरियो क्या है, क्या कुछ प्रोडक्शन है? गुजरात में सर हॉर्टिकल्चर में तो सबसे ज्यादा मेजर तो फ्रूट और वेजिटेबल ज्यादातर चलते हैं, और कुछ एक्सटेंट तक फ्लोरिकल्चर चलता है। तो फ्रूट्स में ज्यादातर जहाँ से मैं आता हूँ नवसारी में, तो मैंगो कल्टीवेशन ज्यादा है सबसे ज्यादा। फिर बनाना कल्टीवेशन है, और थोड़ा बहुत सपोटा है। और वेजिटेबल में टोमेटो, पोटैटो और थोड़ा बहुत चिली वगैरह हो जाता है, और कुकुर बिट्स होते हैं। और फ्लोरिकल्चर में मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड और मेरीगोल्ड रोज रोज का कल्टीवेशन होता है साउथ गुजरात में। हरियाणा में बहुत कम एरिया, तो आप एज एन एचडीओ कैसे फार्मर्स को मोटिवेट करोगे? तो हरियाणा में जो हॉर्टिकल्चर कल्चर अभी का जो एरिया, वो शायद 8 से 9% के बीच में, 8.7% है। तो हॉर्टिकल्चर में जो मेजर जो एग्रीकल्चर के क्रॉप होते हैं, जैसे कि धान हो गई, गेहूं हो गया, तो उसमें उसमें से हम फार्मर को डाइवर्सिफाई करवा सकते हैं, जैसे कि भवंतर भरपाई योजना हो गई, जिसमें से अगर प्राइसेस गिरती है, तो उसको कंपेंसेट करते हैं, वो स्कीम को प्रमोट कर सकते हैं। फिर जो मेरी जमीन मेरी विरासत योजना सरकार ने लॉन्च की थी, हरियाणा सरकार ने, तो उसको भी हम काफी हद तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर जो का जो एरिया है, जो कि काफी मतलब जिसमें पानी बहुत ज्यादा चाहिए, तो उस एरिया को हम हॉर्टिकल्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। आपने किया है कभी सेक्टर में थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली? जी सर, तो हम जब कॉलेज में थे, तब जब जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो प्रोग्राम होता है हमारा 6 महीने का, उसमें हमने जो फ्रूट की नर्सरी होती है उसमें काफी काम किया था। और जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की जो लैब होती है, उनमें भी हमने प्रोसेसिंग का काम किया था। तो नहीं लगता जैसे प्रगतिशील किसान जो होते हैं, हाँ जी हमें उनको प्रमोट करना चाहिए रेदर देन जैसे हम बुक्स में पढ़ रहे हैं देन हम फार्मर्स को बताएंगे? तो आपके नजरिए में प्रगतिशील किसान का क्या रोल है? सर, प्रगतिशील किसान का ये रोल है कि प्रगतिशील किसान ऐसा होता है कि जो अब नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसको वो बहुत जल्दी अडॉप्ट करेगा। तो उसको आप ऐसे प्रमोट कर सकते हो कि एज अ रोल मॉडल, कि जैसे गांव में अगर ये प्रगतिशील इंसान है, तो वो ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहा है, तो उसको देख के गांव के जो दूसरे फार्मर्स है, वो भी इनको अडॉप्ट जरूर करेंगे। तो आप उनको एज अ रोल मॉडल प्रमोट कर सकते हो। हु इज करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? मिस्टर भूपेंद्र पटेल सर। हरियाणा? मिस्टर मनोहर लाल खट्टर सर। आपको क्या लगता है फार्मर्स हॉर्टिकल्चर की तरफ क्यों नहीं जा रहे, मेन रीजन क्या है? सर, एक तो जो काफी लोग जो फ्रूट क्रॉप में समस्या है फार्मर को, ये होती है कि सबसे पहले तो जो इसमें एक तो काफी, एक तो 5-6 साल के बाद मोस्ट ऑफ जो फ्रूट होते हैं उसमें आपको फ्रूटिंग मिलती है। और फ्रूटिंग होने के बाद भी, अब एक बार हार्वेस्टिंग शुरू हो गया, उसके बाद भी कोई प्रॉपर मार्केट लिंकेज फार्मर को, जैसे एज व्हीट और गेहूं में दिखता है, ऐसे फार्मर को हॉर्टिकल्चर में नहीं दिखता है। तो उसके कारण काफी ज्यादा फार्मर एडॉप्ट करने से उतना तैयार नहीं होते। लेकिन अगर अगर गवर्नमेंट चाहे, तो हॉर्टिकल्चर के लिए भी मार्केट के लिंकेज डेवलप कर सकती है। जैसे इंडिया में एक स्कीम चलाई गई थी ई नाम, हाँ जी। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि सर फार्मर आज भी जो है, जो अपने जो उतने ज्यादा जो नेट तो चलाते हैं, इंटरनेट तो चलाते हैं फार्मर, लेकिन आज भी वो व्हाट्सएप पे उसी तक लिमिट हो गए। उनको ज्यादातर नॉलेज नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट करके भी कोई गवर्नमेंट का पोर्टल है। मैं जैसे खुद नौकरी करता हूँ गांव में, मैंने भी काफी लोगों को पूछा इनके बारे में कि आपको पता है कि आप जैसे मंडी में जाकर बेचते हो, आप ऐसे ऑनलाइन भी मंडी में जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में बेच सकते हो। तो उनको नॉलेज ही नहीं है उतना, मतलब अवेयरनेस नहीं है उतना फार्मर के बीच में। एचडीओ क्या काम होता है?
सर एचडीओ का काम जो एक तो हरियाणा जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का काम यही रहेगा कि हरियाणा का जो गवर्नमेंट है उनका जो मिशन है 2030 का हॉर्टिकल्चर विजन है कि हॉर्टिकल्चर का एरिया ट्वाइस करना है और प्रोडक्शन थ्राइस करना है, तो उसी के रिगार्डिंग हम हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के प्रयास रहने चाहिए। और जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जो नई नई टेक्नोलॉजी हो गई है, गवर्नमेंट की जो स्कीम हो गई, उनका उनको प्रमोट करना, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, उनका एसेट वेरिफिकेशन करना, फार्मर के फील्ड पे जाना, उनकी समस्याएं को जानना और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, और अगर ना हो पाए तो फीडबैक देना गवर्नमेंट को। वेजिटेबल में हमने एक स्कीम चलाई थी, टॉप टीओपी, टोमेटो अनियन पोटैटो, किसके कंटेक्स्ट में थी? जी सर, वो मुझे नहीं पता सर। मैं उसमें देखना चाहूंगा, जानना चाहूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम एग्रीकल्चर में इस तरह से यूज करते हैं, जैसे कि जैसे अभी रिमोट सेंसिंग हो गया, प्रिसीजन फार्मिंग हो गया, उसमें हम चैटबॉट डेवलप कर सकते हैं फार्मर के लिए। जैसे कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चैटबॉट होते हैं, उसमें जैसे हम अपनी कोई क्वेश्चन डालते हैं तो वो अपने आप आंसर दे देता है। जैसे ऐसे हम फार्मर के लिए चैटबॉट बना सकते हैं रीजनल लैंग्वेज में, जिसमें फार्मर जाके अपनी समस्या पूछ सके और चैटबॉट उनको अपनी रीजनल लैंग्वेज में आंसर दे, तो वो काफी बेनिफिशियल रहेगा। हैं? आपने जिक्र किया भावांतर भरपाई योजना, हाँ जी। इसका मेन एम क्या होता है? तो जो भगवंतर भरपाई जो स्कीम थी, एक तो प्लांट प्रोटेक्शन स्कीम है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा के द्वारा। तो उसमें जो उसमें सरकार फार्मर को सबसे पहले पंजीकृत करवाना पड़ता है अपने आप को बागबानी कोषागार पोर्टल पे। और जब मार्केट में जो प्राइसेस होती है वो मेंशन प्राइसेस के बिलो जाती है, तो उनको एक सर्टेन जो प्राइस होती है उसका कंपनसेशन मिलता है। तो उससे क्या होगा कि फार्मर प्रमोट होगी कि हम हाँ हॉर्टिकल्चर एडॉप्ट करेंगे, तो एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट होगा और फार्मर का लॉस भी कम होगा। अभी एग्रीकल्चर रिलेटेड दो तीन पर्सनैलिटीज को जो भारत रत्न मिले हैं, हाँ जी। पता कुछ इनके बारे में? कौन कौन? जी सर, क्वेश्चन रिपीट करेंगे। भारत रत्न मिला है एग्रीकल्चर की पर्सनैलिटी को, हाँ जी, हाँ जी। बताइए इसके बारे जो हमारे जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी है, उनको हाल ही में भारत रत्न देने का घोषणा की है गवर्नमेंट ने। के अलावा भी एक प्रश्न और है। उनके अलावा मिस्टर एल के अडवाणी को दिया है, कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, एक्स एक्स चीफ मिनिस्टर, उनको दिया गया है। फिर दूसरे दो लोग भी है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। स्वामीनाथन जी का कंट्रीब्यूशन बताइए थोड़ा बहुत, उन्होंने क्या कुछ एफर्ट लगाए थे एग्रीकल्चर के लिए? जी जो हाँ जी, जो एम एस स्वामीनाथन जी है, उन्होंने जब जब इंडिया में उनके पास जो फूड सिक्योरिटी नहीं थे इंडिया के पास, जो हमें गेहूं भी हमें अमेरिका से इंपोर्ट करवाना पड़ता था, तो फूड सिक्योरिटी इंप्रूव करने में ग्रीन रेवोल्यूशन में काफी ज्यादा एम एस स्वामीनाथन जी का कंट्रीब्यूशन था। तो उन्होंने काफी ज्यादा जो हाई यील्डिंग वेराइटीज थी वो बाहर से इंपोर्ट भी करवाई थी, और काफी ज्यादा रिसर्च पे भी फोकस करवाया था। तो और पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में काफी ज्यादा जो गेहूं की प्रोडक्शन है उस प्रोडक्टिविटी थ्राइव हो गई थी उनके कारण। तो इंडिया फूड सफिशिएंट फूड डिफिसिट में से फूड सफिशिएंट बन गया था उनके नेतृत्व में। व्हाट इज मैच्योरिटी इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स? हॉर्टिकल्चर क्रॉप में मेच्योरिटी वो अवस्था है जी, जब आप उसमें जो फिजियोलॉजी जो क्रॉप डेवलपमेंट है फ्रूट या वेजिटेबल की, वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच चुकी है। उससे ज्यादा वो आप उतना कितना भी खाद दोगे, कितना भी पानी दोगे, कितना भी फर्टिलाइजर दोगे, उसके बाद वो उसके बाद उसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो उसे उसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी? सर जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो जो कोई भी जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो नैनो पार्टिकल होते हैं उनका यूज करके उसकी इफिशियंसी बढ़ाई जाती है, तो उसको नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं सर। एक वर्ड हम यूज करते हैं ट्रू पोटैटो सीड, हाँ जी। ये किस कंटेक्स्ट में यूज होता है?
तो जो ट्रू पोटैटो सीड है वो डॉक्टर एस रामानुजन ने ये टेक्नोलॉजी इजाद की थी। जो ये एक्चुअल बोटानिकल सीड है पोटैटो के, जो हम सीड जो हम पोटैटो के प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर हॉर्टिकल्चर का क्या क्या कुछ है प्रीमियम? जी सर, मुझे क्वेश्चन रिपीट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसकी क्या कुछ प्रीमियम है? सर, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत जो हॉर्टिकल्चर जो कॉमर्शियल क्रॉप होते हैं उसके अंदर जो प्रीमियम है वो 5% फार्मर को देना होता है। बाकी का जो प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला के देंगे। गुजरात के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं बता दें? सर, गुजरात के अंदर जो मेजर इरिगेशन फैसिलिटीज है वो तो एक तो फार्मर्स की जो ट्यूबवेल हो गए, बोरवेल हो गए, एक तो वो चलते हैं। और एक नर्मदा सिंचाई परियोजना गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 10 साल पहले। वो काफी हद तक फैली हुई है और वो मेजर है इरिगेशन, नर्मदा परियोजना, नर्मदा सिंचाई परियोजना। और दूसरा कैनाल वगैरह हो गए सर। नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से है? नर्मदा का origin मध्य प्रदेश से है सर। पर्टिकुलर एक जगह है, आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो? जी सर, वो मैं रिकॉल नहीं कर पाया, मध्य प्रदेश से है। हरियाणा की मेजर रिवर कौन सी है? हरियाणा की वैसे तो गंगा, यमुना, सरस्वती काफी हरियाणा से गुजरती है, लेकिन जो मेजर जो सीजनल रिवर है वो झज्जर है। और वो शिवालिक हिल्स से निकलती है। और हरियाणा में जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है उसके पिंजौर से एंट्री करती है। और 320 किलोमीटर लंबी सीजनल रिवर है। गंगा रिवर और, हरियाणा से फ्लो करती है? अ, जी सर। हॉर्टिकल्चर के अंदर एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है पेरिसेबिलिटी, हाँ जी इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? सर, जो हॉर्टिकल्चर के अंदर जो पेरिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, एक तो सबसे पहले तो जो मार्केट लिंक है, मार्केट जो अभी अभी होती है कि 50-100 किलोमीटर दूर मार्केट होती है, तो वहां तक प्रोड्यूस पहुंचाने में तो 2-3 दिन लग जाते हैं। तो एक आप मार्केट लिंकेज ज्यादा बढ़ा सकते हो। और पोस्ट हार्वेस्ट सेक्टर में काफी काम किया जा सकता है, जिसके कारण आप इसको आप प्रोसेसिंग कर दोगे तो आपको एक टाइम एडवांटेज मिल जाएगा, ताकि आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और पेरिसेबिलिटी को कम कर सकते हैं। जैसे मैंने आज मार्केट के अंदर मैंगो देखी, वो कौन से हैं हाँ जी। फिलहाल जो आए हुए हैं? फिलहाल तो आए हुए वो सर, अभी तो प्री मेच्योर मैंगो ही हो गए, जो मतलब एज अ पिकल पर्पज के लिए यूज होते हैं। या वो सारे मैंगो हो गए सर, अभी तो सीजन आ रहा था। और मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपके क्या व्यूज है? क्या इंडिया के लिए सही है? बिकॉज हमारे पास नंबर वन है पॉपुलेशन के अंदर, क्या सस्टेन कर पाएंगे जी सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ? सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग है सर, एक्चुअली पूरे इंडिया के लिए तो सस्टेनेबल नहीं है अगर हम इम्पोज करेंगे तो। लेकिन हम धीरे धीरे मतलब फार्मर को कन्विंस करके जितना भी जो ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं अपने हिसाब से, कि जो चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करना चाहे, एक्सपोर्ट पोटेंशियल के लिए वो चीज ठीक है। लेकिन अगर हम फार्मर्स को जैसे श्रीलंका की तरह हम पूरे देश में अगर इम्पोज करना चाहेंगे तो वो सफिशिएंट तो फेवरेबल नहीं होगा। लेकिन जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल के लिए है वो बड़ा अच्छा मार्केट हो सकता है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। मोस्ट ऑफ द जो आपके फ्रूट्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ से है? मोस्ट ऑफ जो हमारे फ्रूट्स है काफी तो ट्रॉपिकल अमेरिका के होते हैं, जैसे सपोटा हो गया, पाइनएप्पल हो गया वगैरह। जो मैंगो वगैरह है वो इंडोर बर्मा के होते हैं। और बेर वगैरह इंडिया का। वेराइटी है गोल्डन डिलीशियस, कौन सी क्रॉप की? गोल्डन डिलीशियस पाइनएप्पल की। जैसे हॉर्टिकल्चर के अंदर अगर हरियाणा में आपको एरिया इंक्रीज करना है तो विदाउट विदाउट पॉली हाउसेज ये पॉसिबल नहीं है। पॉली हाउसेज के बारे में आपको कुछ नॉलेज है? क्या कुछ यूटिलिटीज हो सकती है? पॉली हाउस के बारे में सर, जो पॉली हाउस होती है जिसके पॉली हाउस के अंतर्गत हम जो क्रॉप है
उनको हम फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो उससे काफी फायदे होते हैं, जैसे कि हाई हाई क्वालिटी हो गया, हाई 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 प्रोडक्टिविटी हो गया, और ऑक्सीजन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम जो मार्केट होता है, अर्ली मार्केट का हम लाभ उठा सकते हैं। और पेस्ट और डिजीज को भी हम एफिशिएंटली उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो पेस्टिसाइड का कंजप्शन है वो भी हम काफी कम कर सकते हैं इसके अंतर्गत, पोली कितने हाउस। टाइप के होते हैं? पोली हाउस, हाँ जी। अरे पोली हाउस तो सर काफी वैसे कोस्ट के हिसाब से देखे जाए तो तीन टाइप के होते हैं: लो कोस्ट, मीडियम कोस्ट और हाई कोस्ट। कितनी कॉस्ट लगती है और लो कॉस्ट में? लो कोस्ट में सर आप 50,000 के अंदर भी बना सकते हैं, 40-50,000 के अंदर। जो मीडियम कोस्ट का हो गया तो आप 4-5 लाख के अंदर बना सकते हैं, और हाई कोस्ट वाला हो गया सर वो तो 10-15 लाख के ऊपर का भी बन सकता है बॉलीवुड। कितने साल तक ये होती है, इनकी यूटिलिटी कितने साल चलते हैं? तो जैसे लो कॉस्ट पोली हाउस हो गए, जिसमें मतलब जैसे एनवायरमेंट कंट्रोल नहीं होता, नेचुरल वेंटिलेशन वगैरह हो गया, तो वो 5-6 साल चल सकते हैं। फिर आपको उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो मीडियम कोस्ट होते हैं वो 10 साल, और जो हाई कोस्ट वाले होते हैं वो 15 से 20 साल तक चल सकते हैं। किस टॉपिक के ऊपर करते हैं? नहीं सर, मैंने एमएससी नहीं किया था सर, मैंने। लीची के अंदर जो मेन आपकी डिजीज है वो कौन कौन सी आती है? लीची में तो सबसे ज्यादा तो एक रस्ट पाई जाती है, लीची रस्ट। और लीची के अंदर क्रैकिंग की बड़ी समस्या आती है। दो मेजर समस्या है लीची के अंदर। आपने मेंशन किया सिनेमा एंड रीडिंग। हाँ जी। सिनेमा कितना इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए? तो सिनेमा एक तरह से देखा जाए तो वो समाज का आईना ही होता है। तो सिनेमा से काफी लोग इंस्पायर भी होते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप सिनेमा को कैसे परस्यू करते हैं। तो सिनेमा का सर काफी अच्छा, काफी गहरा प्रभाव रहा है हमारे समाज पर। क्या है इसमें कुछ नेगेटिव सेंस भी है, लाइक जो छोटे बच्चे हैं उनको इफेक्ट कर रहा है? जिसका कर रहा है, लेकिन अगर पेरेंट चाहे तो वो उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। और सिनेमा सर अच्छे सिनेमा भी बनते हैं। तो हर चीज के सब दोनों पहलू होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे पहलू ज्यादा है उनके सिनेमा के। ओरिजिन कहाँ से हुआ था सिनेमा का? सिनेमा का ओरिजिन सर सर पेरिस से शायद। पेरिस में पहले बनते थे, यूरोप में। आपने देखा रीडिंग, जो ह्यूमन माइंड है उसको कितना याद रहता है अगर उसने किसी चीज को पढ़ा है तो? जी सर, मैं समझ नहीं पाया। लाइक आपने रीडिंग मेंशन किया है, हाँ जी, हाँ जो जी। एक ह्यूमन माइंड है अगर वो किसी चीज को एक बार पढ़ता है तो कितना रिकॉल कर पाता है, क्या कुछ क्या था उसमें? सर अगर ह्यूमन के अगर अपने इंटरेस्ट की बात, अगर ह्यूमन पढ़ रहा है तो वो 2 घंटे भी लगातार पढ़ सकता है, उसको आराम से रिकॉल कर सकता है। 70% तक की चीज है। और अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, फिर भी वो पढ़ रहा है, तो शायद 50% भी रिकॉल ना कर पाए। नहीं, एक मॉडल है एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर, एग्रीकल्चर में, उसमें आप एक बार इसको देखें एंड वेरीफाई कीजिए कितना कुछ। जी। पोर्तुगीज ने बहुत सारी क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में, जी उसमें सर। मेजर कौन कौन सी थी? पोर्टुगीजों ने सर एक तो मेजर जो था, एक तो पाइनएप्पल हो गया, फिर गावा हो गया, और जो अभी मैं दो याद कर रहा हूँ सर, पाइनएप्पल, गावा, और शायद कॉफी सर। ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास सी है कुछ समुंदर है? हाँ जी सर, सी है सर। तो जो फिश फार्मर है, हाँ जी। हमने देखे होंगे कहीं पे, हाँ जी सर। तो उनके बारे में बताइए आप। जैसे उनके साथ क्या इश्यूज आते हैं मेनली? सर जो फिश फार्मिंग है उसमें जो मेजर समस्या ये है कि एक जो वेदर की बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। तो वो जब सी फार्मिंग पे जाते हैं तो फिर वो लोग पहुंच जाते हैं, तो जो कोस्ट गार्ड होते हैं
तो काफी लोग जाते जाते सीमा पार कर जाते हैं, वो उनको समस्या है। और वेदर की काफी अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, तो वो 6 महीने काम पे होते हैं, 6 महीने फिर उनको पूरा घर पे बैठना पड़ता है। तो बेरोजगारी की भी काफी समस्या है मत्स्य पालन में। दो वर्ड हम यूज करते हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड। हाँ जी। दिन में कितनी बार आती है? हाई टाइड है सर, वो हाई टाइड होता है 15 दिन में, 15 दिन में एक बार आती है, महीने में 2 बार। क्या उससे कुछ रिलेशन है फिश फार्मर्स का? जी सर, जब मतलब हाई टाइड होती है, जब भर्ती ज्यादा होती है, तब फार्मर जो समुद्र में जाना आता है वो टालते, अवॉइड करते हैं, क्योंकि तब ज्यादातर लहरें ऊंचे उठती है, तो वो लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते जाना, रिस्क रहता है सर। क्योंकि गुजरात में गिफ्ट सिटी है, हाँ जी सर। इस चीज के लिए। सर गिफ्ट सिटी है वो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उनको प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। वो वो गांधीनगर हमारा जो कैपिटल है, उसी में बनाया गया है गिफ्ट सिटी, जिसमें मेजर जो इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बनाया गया, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां की ऑफिसें हो गई, और एक इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं गुजरात सरकार उसको, गिफ्ट सिटी को। तुमने अभी सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस भी ओपन किया गुजरात में, हाँ जी। वो कहाँ पे है? जी सर, किसका ऑफिस है? कॉर्पोरेट ऑफिस सबसे बड़ा इंडिया का। इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट है, उनके बारे में सर मुझे आइडिया नहीं है, मैं जानना चाहूँ। बेस्ट गुजराती डिश के बारे में बताइए, कौन सी बेस्ट गुजराती डिश? डिशेस। सर एक तो गुजराती डिश में सर, एक तो ढोकला हो गया, ढोकला, थेपला, दो ज्यादा फेमस है सर। किसी को जीआई टैग मिल रखा है? जी नहीं, ढोकला उसमें तो नहीं मिला है सर, ढोकला और थेपला में तो। किस चीज से बनती है ये? थेपला होता है सर वो, जो गेहूं के जो लोट होता है ना, गेहूं का आटा, वो हो गया, फिर स्पाइसेस हो गए, उनको मिला के बनाया जाता है। और ढोकला होता है वो सर, जो राइस और जो दाल होती है, मूंग की दाल, उसको मिला के बनाते हैं, तुअर की दाल को, मूंग और तुअर। डेट पाम की फैमिली क्या है? डेट पाम की फैमिली एरेकेसी सर। एग्रीकल्चर के अंदर सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा आपका? एग्रीकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर फेवरेट है, और एग्रीकल्चर के अंदर और एक देखा जाए तो सर एग्रोनॉमी रहेगा। एग्रीकल्चर में एग्री बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई आपके माइंड में है कोई आइडिया? जी सर, एग्रीकल्चर में हम हॉर्टिकल्चर का ही अगर देखें तो जो मैंगो है उसको हम प्रोसेस करके भी काफी ज्यादा फॉर्म में बेच सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, जैसे कि मैंगो का पल्प हो गया, फिर फ्रोजन मैंगो क्यूब्स हो गए, उसको उसका भी काफी एक्सपोर्ट मार्केट काफी ज्यादा है, जैसे जो फ्रोजन मैंगो है उनका। एप्पल स्कैब किससे होता है? पॉइजन ऑर्गेनिज्म कौन सा? एप्पल स्केप सर, जो फंगस है वेंचुरिया सबइनिकलिस, उनसे होता है सर। एप्पल को हमने ग्रेडिंग दे रखी है अलग अलग, किस हाँ बेसिस जी। पे होती है? एप्पल की जो सर ग्रेडिंग होती है, वो मेजर तो उसकी ग्लोसीनेस हो गई, और साइज के हिसाब से होती है सर। जबकि मोस्ट ऑफ द ब्रांच जो है चाहे एग्रीकल्चर के होंगे फिर बाकी जो साइंसेज हैं, तो उनके फादर आई थिंक 20th सेंचुरी में हो चुके हैं। आपको लगता है 21st सेंचुरी में ऐसा कुछ साइंटिस्ट बनेंगे, या फिर बिकॉज अभी जी सर, एआई बन हो सकता। रही है ऐसा कुछ डिस्कवरी हो रही है? जी सर, बन सकते हैं सर। कौन सी सेक्टर के अंदर? एग्रीकल्चर में सर, एग्रीकल्चर में सर हनी बी के रिगार्डिंग सर काफी डेवलपमेंट हो रहा है, और मशरूम के अंदर काफी पोटेंशियल है कि कोई साइंटिस्ट आके काफी ज्यादा रिवोल्यूशन कर सकता है मशरूम के कितना अंदर। टाइम लगता है मशरूम फार्मिंग के अंदर? मशरूम फार्मिंग के अंदर सबसे पहले जो स्पोन आप अगर उसको शो करोगे, एक रूम में, जो बैग में शो करते हैं, वहां से लेके 1 से 2 महीना लगता है, आप मशरूम को हार्वेस्ट कर सकते हो उसके अंदर।
तो स्पोन सॉल्विंग से हार्वेस्टिंग के तक 1 से 1.5 महीना सर। क्या मशरूम रिवोल्यूशनाइज कर सकता है एग्रीकल्चर के अंदर, एकदम सडन कोई चेंज ला सकता है? जी सर, सडन तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी 5-10 साल में तो सर काफी ज्यादा मशरूम के अंदर रिवोल्यूशन देखने को मिल सकता है सर। तो मैं और चार्ट है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में आती है? मतलब ऑर्चर्ड लगाने में सर, किस रिगार्डिंग पूछ रहे हैं? जो मैंगो ऑर्चर्ड है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यही आएगी कि जो माल फॉर्मेशन है वो सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत है नॉर्थ इंडिया में। और उसके जो ट्रेनिंग ट्रूनिंग करने जो करना होता है वो भी उसमें भी काफी समस्या है। और डिजीज काफी आ जाते हैं मैंगोज में। मिशन चलाया था हमने MIDH करके, हाँ जी। कब स्टार्ट हुआ थे? सर वैसे तो जो मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर है वो 2014-15 में इसको नाम दिया गया था, लेकिन ये एक अम्ब्रेला मिशन है जिसके अंतर्गत जो प्रीवियस मिशन चल रहे थे, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हो गया, फिर कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड रीजन के लिए जो चल रहा था, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, उन सारे को एक अम्ब्रेला मिशन के अंतर्गत मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर 2014-15 में बनाया गया। पाइनएप्पल प्लांट की हाइट कितनी होती है? जी सर। पाइनएप्पल प्लांट की हाइट कितनी होती है? पाइनएप्पल प्लांट की हाइट सर करीबन 6 से 7 फुट होती है, 7-1 फुट सर। मैंगो के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा मिलता है? सर मैंगो के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन तो ए मिलता है सर। कहीं को डाइवर्ट किया जा सकता है थ्रू साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, एक और कंटेंट भी मिले और विटामिन मिले? जी सर, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ट्रांसजीन का यूज करें तो उसको जो दूसरे भी विटामिन है उसको भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। क्या अभी तक हुआ किसी क्रॉप में? हाँ जी सर, काफी क्रॉप में हुआ है। जैसे कि ये कॉलीफ्लावर हो गया, तो कॉलीफ्लावर में जो बीटा कैरोटीन का जो कंटेंट है तो उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। जैसे पूसा बीटा की सारी वैरायटी हो गई, उसमें हुआ है सर, वेजिटेबल क्रॉप में हुआ है सर। मोस्ट ऑफ द जो फ्रूट्स है उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक या फिर बेसिक? जो मोस्ट ऑफ जैसे फ्रूट होते हैं सर उनका नेचर एसिडिक होता है सर। हरियाणा के बारे में आपको कुछ नॉलेज है थोड़ी बहुत? जी सर, हरियाणा इंडिया के नॉर्थ में पड़ता है। और उनका जो एरिया है वो 44,000 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है। और करीब 2.5 करोड़ के अराउंड पीपल वहाँ पे रहते हैं। और टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के। और 140 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। 7,700 के ऊपर गांव है हरियाणा में। और उनकी जो सीएम है वो मिस्टर मनोहर लाल खट्टर है। और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारे वो मिस्टर जयप्रकाश दलाल है सर। गुजरात में कितने विलेज है? गुजरात में सर करीबन 10,000 के ऊपर हो गए सर। एक फैक्ट आपको पता है, जैसे हरियाणा का जो टोटल एरिया वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा है। हाँ जी सर। कच्छ डिस्ट्रिक्ट किस चीज के लिए फेमस है? सर कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वो जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो उनका जो डेट पाम होता है सर उनके लिए काफी फेमस है। और गुजरात सरकार ने वहाँ पे कच्छ संशोधन खारेक संशोधन केंद्र मतलब डेट पाम रिसर्च सेंटर भी बनाया हुआ है वहाँ पे। कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं डेट पाम? सर डेट पाम को ज्यादातर दुबई हो गया, यूएई, कतर, वहाँ पे ज्यादातर एक्सपोर्ट होता है। और जो वहाँ का जो कच्छ का जो खारेक है ना सर डेट पाम, उसको जीआई टैग भी रिसेंटली 2-3 महीने पहले ही गवर्नमेंट ने दिया हुआ है सर। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आई थिंक ये होगा फिर। कच्छ ही है सर, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ है गुजरात में। एरिया वाइज पॉपुलेशन सर उनकी बहुत ही कम है सर वहाँ की। व्हाट इज हेट्रोडाइकोगेमी? हेट्रोडाइकोगेमी, सर जो हेट्रोडाइकोगेमी होती है सर वो एक तो क्रॉस पोलिनेशन प्रमोट करती है। उतना ही सर मुझे अभी पता है, उससे ज्यादा सर मैं मुझे पता नहीं, मैं जानना चाहूंगा।
चेस्टनट में पाई जाती है सर। आपके जो फ्रूट्स हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो क्लाइमेट्रिक होगा या फिर नॉन क्लाइमेट्रिक, किस बेसिस पे होता है क्लासिफिकेशन? तो जो क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं वो जब पकते हैं तब उसमें जो इथिलीन इथिलीन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो राइज करता है जब वो पकते हैं तब। और जो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट फ्रूट होते हैं वो जब पकते हैं तो उसमें ऐसा इथिलीन जो इथिलीन कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका सडन राइज देखने को नहीं मिलता है। जो क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं उनको हम पेड़ पर से तोड़ने के बाद भी पका सकते हैं। जो नॉन क्लाइमेटिक होते हैं वो ऑलमोस्ट पेड़ पे ही पकते हैं और बाद में पकने के बाद ही हम उसको हार्वेस्ट करते हैं सर। बनाना के अंदर कौन सा एसिड मिलता है? बनाना के अंदर सर याद नहीं कर पा रहा हूँ। एक हम स्पेसिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और चार्ट के अंदर। जी सर। मोस्ट ऑफ द अगर हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंगो है, पोमग्रेनेट है, कितना कुछ स्पेसिंग एरिया रखते हैं। सर मैंगो का पहले 10 बाई 10 का लगाते थे, अब ज्यादातर फार्मर 8 बाई 8 मीटर का लगाता है स्पेसिंग। और बनाना में सर अगर टॉल प्लांट है तो 3 बाई 3 मीटर, और ड्वार्फ है तो 1.8 बाई 1.8 लगाते हैं। हरियाणा का जो वेदर एंड क्लाइमेट की सुटेबिलिटी से कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्म करती सर हरियाणा के अगर सीजन क्लाइमेट के हिसाब से देखेंगे तो मेजर जो वहाँ पे तो साइट्रस के लिए अच्छा एरिया किन्नों के लिए, फिर गावा हो सकता है वहाँ पे, और मैंगो भी हो सकता है। और वेजिटेबल में पोटैटो, अनियन, कॉलीफ्लावर वगैरह काफी ग्रो कर सकते हैं। और जो ड्राई एरिया है जैसे कि जहाँ पे ग्राउंड वाटर काफी कम है तो वहाँ पे आंवला हो गया, बेर भी कर सकते हैं। है? रिसेंटली जैसे गुजरात ने हरियाणा के जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनसे इंस्पिरेशन ली है या फिर उनके हेल्प ली है कुछ, लाइक गुजरात में भी स्पोर्ट्स को डेवलप कर सके, तो आपको क्या लगता है हरियाणा के अंदर ऐसे कौन से सेक्टर से हेल्प ली जा सकती है गुजरात से? एक तो जो हरियाणा का जो स्पोर्ट का कल्चर है सर, जैसे ओलंपिक में काफी ज्यादा रेसलर जाते हैं हरियाणा से होते हैं मेजर। तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट भी उनको काफी ज्यादा सपोर्ट करती है, तो ऐसा गुजरात में देखने को नहीं मिलता है ऐसा उतना। तो मुझे लगता है कि ऐसा पॉलिसी लेवल पे भी हरियाणा से वो सीखा जाना चाहिए स्पोर्ट सेक्टर में सर। ये तो गुजरात ने सीख लिया, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ जैसे इन द सेम वे हरियाणा क्या कुछ सीख सकता है गुजरात से, कौन से सेक्टर में हेल्प ले सकता है? एक तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी जो हरियाणा की जो स्कीम है वो मैंने स्टडी की है तो वो काफी ज्यादा डाइवर्स है। काफी ज्यादा अलग अलग स्कीम है जैसे गुजरात में है, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट जो प्लांट प्रोडक्शन है उन पे स्कीमें नहीं है। ग्रीन हाउस हो गया, मिर्ची हो गया, उसी पे है। तो उसमें तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। और दूसरा तो फिर अभी तो इतना ही बता पा रहा हूँ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, अभी आपका जो भी डाउट है पूछ सकते हैं।